राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस करेंगे। एज वी डोंट हैव मच टाइम, तो हमें बहुत स्मार्टली पढ़ाई करनी है और बहुत तेजी से पढ़ाई करनी है। बेसिकली तेजी से पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ छोड़ के कुछ पढ़ना है, बट वी हैव टू फोकस ऑन रिविजन, है ना। इट्स वेरी नेसेसरी, वी मस्ट हैव टू रिवाइज आवर सिलेबस, है ना। As we already know that कि हमें क्या जरूरत है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिवीजन, हाँ, we need मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिवीजन। तो बेसिकली हम रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा ना हो कि जो हमने सब कुछ पढ़ लिया वो हम अभी भूल जाएं जब कि हमारे एग्जाम्स, राइट। तो हमें क्या करना है, रिवीजन की बहुत जरूरत है। एंड हाँ, सीसेट की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेना। सीसेट को कई बार कुछ लोग क्या होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सीसेट में टाइमिंग का भी इशू है, वरना थोड़ा बहुत मैथ, थोड़ी सी रीजनिंग, तो मैथ्स मेरी अच्छी नहीं है बिल्कुल, बट हाँ रीजनिंग थोड़ी सी, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया, डायरेक्शंस हो गई, ये कुछ चीज़ें मैं करा सकती हूँ। देखती हूँ, ट्राई करूँगी, अगर कुछ करा पाए तो करा दूँगी। घर पे रहती हूँ ऐसे मेन हियर, बट जॉब वगैरह छोड़ रखी है, ज्वाइन कर रखा है, बट स्टिल नहीं हो पा रहा शायद इतना टाइम। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत, जिसे बोला जाता है भारत की राज्य व्यवस्था। और वो पढ़ने में हम पढ़ेंगे 51वां अध्याय है, 51। तो हाँ, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, भारत के आपने शब्द सुना होगा कैग, है ना। कैग का ऑफिस है हमारे न्यू दिल्ली, मतलब हमारे न्यू दिल्ली मतलब जहाँ मेरी इनकम टैक्स ऑफिस था उससे थोड़ा सा पास में था। तो इसका नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चैप्टर का नाम थोड़ा सा बड़ा सा है, अजीब सा भी है, बट लिखते हैं 51 है अध्याय, है ना। तो हमारा क्या नाम है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। भारत का नियंत्रक या भारत के नियंत्रक, ठीक है, एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ क्लास मिलेगी। अभी यहाँ पे चटपटे जोक्स या फिर थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बीच में वो कॉमेडी टाइप चुटकुले सुना के पढ़ाऊँ, अभी ये सब नहीं हो पाएगा ना। तो अभी जस्ट पढ़ाई पे सिंसियरिटी के साथ फोकस करिए, और मैं शायद नहीं ऐसी कि बहुत सिंसियरिटी के साथ ही पढ़ा पाऊंगी। वो जोक्स और है ना, वो चुलबुलापन शायद मुश्किल है ना, बट ट्राई करूंगी कि आप लोग इन्वॉल्व हो पाए जिस तरीके से, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो द चैप्टर नेम इज, लेट मी चेक फर्स्ट। कल क्या होता है, स्क्रीन बहुत ज़्यादा ख़राब शो हो रही थी, जो मैंने देखा था बाद में। ऐसा ना हो डिस्प्ले थोड़ा इधर उधर हो रहा हो। चलिए, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक पद है, वो एक्चुअली इसके बारे में जो बात की गई थी वो संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत इससे एक स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र है, ये अपने आप एक इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी के बनाने से बन रहा है, बिगाड़ने से बिगड़ जाएगा या कुछ और चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं है, एकदम स्वतंत्र है। ये अनुच्छेद 148 के तहत है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश में, ठीक है। जैसे कि उच्च न्यायालय है आपका, है, जैसे बाकी चीज़ें, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह ये आपका जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट में कैग बोला जाता है, जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है बता दूंगी अभी। तो ये डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने ही इसको एक महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मानी थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा भारत के संविधान में। उन्होंने इसके बारे में बताया है, अनुच्छेद 148 में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए फ्री है, एकदम स्वतंत्र है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद इस बात को बोल दिया था कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखा है। सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 148 के तहत ये हमारे भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं, इससे स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए लिखें, अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। विच अनुच्छेद, अनुच्छेद 148, ठीक है। 148 सिंपल सी बात है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी बोल दो, है ना इसको। और ये बात किसने बोली? ये बात साक्षात कह दीजिए या स्वयं कह दीजिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था कि ये जो होगा कैग होगा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया, लिख दूं कहीं क्या? चलिए यहाँ मैं कैग लिख देती हूँ, आई थिंक ये आपके लिए काफी होगा। कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, कैग, ठीक है। इन्होंने क्या बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस विषय में? अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि ये जो है कैग जो है, ये भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है, ठीक है। इसी लोग के अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको। डिस्प्ले में बार बार देखती रहूंगी आज, क्योंकि कल की वीडियो का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बेकार था, लाइक उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा खराब थी और मैं ध्यान नहीं दे पाई थी इस चीज़ पे, तो जब देखा तो बहुत ज़्यादा खराब क्वालिटी थी उसकी, ठीक है। चलिए, और अगली इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ी क्या होगी कि ये क्या करेगा? संविधान और संसद के तहत, हाँ जाहिर सी बात है, अब ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148 के तहत इसे कार्य करना है, ये जो भी चीजें हैं स्वतंत्र है ये अपने आप में। तो भाई संविधान में तो इसके बारे में बोला है क्या, इसकी कुछ ड्यूटीज दी गई होंगी, तो जो इसका जो महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया है वो ये है कि संसद और संविधान के तहत, है ना, जाहिर सी बात है इसमें कुछ कर्तव्य होंगे, है ना, बिना क्यों बनाया गया है, ये स्वतंत्र निकाय अगर बनाया गया है तो कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा, कुछ तो उसका उद्देश्य होगा। तो जाहिर सी बात है क्या है कि इसने क्या है, संविधान एवं संसद के विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले, ठीक है, संसद और संविधान के विधि के तहत, है ना, विधि के तहत। विधि के तहत का क्या मतलब है कि जो संसद में लिखा हो, संसद ने बताया है जो उसको दिए, या संविधान में जो लिखा है उसकी विधि के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि ये स्वतंत्र होने का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगे, ये वाली फैसिलिटी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यही है सिर्फ कि जो संविधान में बोला गया है, जो संसद जिसको बताएगी उसके उसी विधि के तहत, संसद में जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करते हैं, और संविधान में जो चीज लिखी गई है उसी विधि के तहत ये जो भी वित्तीय प्रशासन को संभालेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी इच्छा अनुसार संभालने लग गए, ऐसा नहीं है, के तहत वित्तीय प्रशासन को संभालेंगे। वित्तीय प्रशासन को संभालने का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ऐसा समझ सकते हो, प्रशासन को संभालना, संभाले, ये इनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ऐसा लिख देते हैं। आप अपनी भाषा में कुछ और अच्छा लिखना चाहें, इससे जबरदस्त लिख सकते हैं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस मतलब ये निकल के आना चाहिए शब्दों में, आप आगे पीछे जैसा भी आपको कन्वीनियंट लग रहा हो, जो आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा हो, क्योंकि ये चीज सबको पता होगी कि भाई वित्तीय प्रशासन को विधि के तहत संभालना है, पर लिखने के तरीके पे जो जितना अच्छा लिख पाएगा उसको मार्क्स उस हिसाब से मिलेंगे। आई थिंक जो यूपीएससी मेंस आपका दे रहा होगा वो आई थिंक 90% करके 95% लोगों को उसका आंसर आ रहा होगा, पर जो डिपेंड करता है कि आपने लिखा कितना अच्छा है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इनका ये इनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, कुछ तो नहीं, ठीक है, ये इनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने इसे बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। अब ऐसे तो पूरे लिखने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है, ऐसा कुछ जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कितने महत्वपूर्ण है, जैसे कि
कि ये उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और सम लोक सेवा आयोग जैसे ही इनकी समानता अगर की जाए, इनके महत्व की अगर समानता की जाए तो ये किसके समान है? ये निर्वाचन आयोग। आपको पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है? निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं? आजकल तो वैसे भी चुनाव बहुत जोर शोर से चल रहा है, बिल्कुल पता होगा। ये निर्वाचन आयोग और क्या कहते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट है सम लोक सेवा आयोग, है ना? इम्पोर्टेंट है या नहीं है? आपको एक बेसिक एग्जाम करा रहे हैं भाई, सम लोक सेवा आयोग, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के समान ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये मार्कर सारे चेंज करने की जरूरत है। आपको सभी को पता है कि आपका निर्वाचन आयोग कितना महत्वपूर्ण है, वी ऑल नो, बहुत अच्छे से अवेयर हैं हम सभी लोग। निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, निष्पक्ष होना, उसका स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना, एकदम साफ सफाई से काम करना, है ना, बिना किसी धोखे के, जो जिस चीज का जिसको चुनाव करके जिसको फाइनलाइज करेंगे निर्वाचन आयोग के हाथ में ये चुनाव देना, गिनना, बताना, है ना, सारी चीजें वोट के हिसाब से, वहां कोई किसी तरह के बेईमानी धोखाधड़ी ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा, क्योंकि जो बंदा चुन के आएगा वो देश को चलाएगा, वो सारे देश का जो होगा प्रतिनिधित्व करेगा, तो देश को किसी भी ऐसे अरे गहरे हाथों में तो नहीं दे सकते हैं। तो जो इस चीज को देखेगा कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का जो चुनाव करने को लाने का देश में जिसका हक है, जिसको दे रखा है, जिसका कर्तव्य है बेसिकली, वो कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने आप में। यानी उच्चतम न्यायालय अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है या नहीं करता है? देखिए, जितनी भी दिक्कतें परेशानियां होती हैं, लोग अपना कोर्ट लेके जाते हैं, और कोर्ट में भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो किसी तरह से अमान्य नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज रियली सुप्रीम, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सुप्रीम कोर्ट, राइट। बाकी सम लोक सेवा आयोग है ना, आपको पता ही है कि वो आपको एसएस एडमिनिस्ट्रेटर और आपको प्रोवाइड कराएगा ना। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी कि जो एक अधिकारी होता है, जो यूपीएससी के बाद आप आईएएस बनते हो ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है आपकी, आईआरएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, ठीक है, इस लेवल की जॉब्स हैं, ये क्या करते हैं, देश में बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं। आईआरएस क्या कर सकता है, टैक्स एकदम एक्यूरेट कलेक्ट कर सकता है और देश के मिशन के प्रोग्रेस में उसको पहुंचा सकता है, लाइक, है ना। आईआरएस अगर करप्ट ना हो तो टैक्स शायद ही इधर से उधर हो सकता है, एसएससी कितना ही ज्यादा सिक्योर क्यों ना हो, कितना ही चीटिंग कर सकता है अगर आपका आईआरएस करप्ट नहीं है। सेम वही प्रोविजन आ जा सकते हैं कि अगर आईएएस करप्ट नहीं है तो ऑब्वियसली जितना भी डिस्ट्रिक्ट उसको संभालना है, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। वो सारी अपनी रिक्वेजिशन है, रिक्वेस्ट है, वो आपके जो भी मिनिस्टर्स हैं वहां तक पहुंचाएगा और उनसे उसका को वहां पहुंचाना उसका फर्ज है। बीच में अगर वो घपलेबाजी नहीं करता है, सीधे शब्दों में कहा जाए, उच्चतम न्यायालय जो है उसका काम यही है कि अगर बताओ हाई कोर्ट से भी कोई चीजें रह गई है और न्याय की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो वो एक भगवान की तरह क्या है, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ नाइंसाफी हो गई है हाई कोर्ट में, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस समय भगवान होता है। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद है वो निष्पक्ष करेगा और किसी भी तरह से वो सच्चाई को जान के सही फैसले करेगा, राइट। इतना उसको विश्वास भी होता है और होना भी चाहिए और उसका कर्तव्य भी है। सिंपल सी बात है। चलिए, अगर हम बात करें कि ये जो है आपकी कैग है, जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जो बड़ा सा नाम है आपका, जिसको आपको कंट्रोलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ऑफ इंडिया, है ना, ऐसा नाम है शायद इसका। पूरा इंग्लिश में नाम थोड़ा सा मैं खुद भूल जाती हूँ कभी कभी। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मुझे रटा हुआ है, कैग रटा हुआ है दूसरी बात बताऊँ तो, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लिख दिया मैं इंग्लिश में एक बार, लिखिएगा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है। एल डबल है
चलिए अब इनकी नियुक्ति की बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे नियुक्ति। किसकी नियुक्ति की बात कर रहा है? कंट्रोलर एंड जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियुक्ति कब और कैसे होगी इनकी भैया? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है। सेम प्रोसीजर है कि राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति कर रहे हैं, जैसे बाकी उच्चतम न्यायालय, न्यायालयों के हाईकोर्ट जज के न्यायाधीशों की करते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति जी इनकी भी नियुक्ति करेंगे, कैब के भी। और शपथ लेंगे राष्ट्रपति जी के सामने, वो शपथ लेंगे। शपथ में क्या लेंगे ये पढ़ेंगे बीच में, कि मैं देश की अखंडता को बनाए रखूंगा, देश के संविधान में निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा, ये सारी चीजें आज जो 2-3 चीजें तो एकदम कॉमन होती हैं जो शपथ में ली जाती है, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है। और नियुक्ति होगी तो शपथ समारोह भी होगा, शपथ भी लेंगे, है ना, ओथ जिसे बोलते हैं। और शपथ में वो क्या कहेंगे कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एज यूजुअल ये सब में कॉमन है, जब भी शपथ ली जाएगी तो ये चीज एकदम कॉमन रहेगी कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नियुक्ति भी कर रहे हैं, शपथ भी राष्ट्रपति जी दिलाएंगे, ठीक है। मैं भारत के संविधान के प्रति, अब तो रट गई होगी ये चीज, में कैसे भी लिख लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरी बात क्या कहेंगे ये? दो तीन चीजें एकदम कॉमन बता रखी है आप लोगों को, बहुत पहले बता रखी है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अक्षुण्ण नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और दूसरा क्या है कि मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ठीक। मैं भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं भारत की एकता, कुछ एकदम कॉमन है हमेशा हमेशा के लिए शपथ में, हर शपथ में ये दो लाइनें जैसे होगी, और अखंडता को बनाए रखूंगा, यानी कि देश को टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। और एक आपको पता होगा कि एक चीज है कि मैं किसी भेदभाव के बिना, धर्म, जाति, लिंग, किसी का भेदभाव किए हुए देश की सेवा करूंगा। ये हर चीज में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज ले रहे हैं, ओथ आपके या कोई भी ले रहा हो, ये एकदम कॉमन बात होती है, ठीक है। संविधान के विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा, यानी कि उसका उल्लंघन नहीं करूंगा, जो उसमें लिखा है उसी के हिसाब से काम करूंगा, है ना। चाहे जो बात संविधान में बताई गई है वही बात करूंगा मैं। तो संविधान और उसकी विधियों का क्या करेंगे, मर्यादा को बनाए रखेंगे। सिंपल सी बात है कि उसमें कोई हेरफेर नहीं करनी है। जो संविधान में आपको लिखा हुआ मिला है कि आपकी ये कर्तव्य है, आपको उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, जो आपके अधिकार है उन्हीं अधिकारों का आपका फायदा लेना है। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा अनुसार आप किसी पद पर आके तो फालतू की हरकत करके फालतू का एडवांटेजेस लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो सिंपल सी क्लियर सी बात होती है इसमें एक तीसरी कि मैं संविधान और विधियों का, जो कानून है, विधि मतलब कानून, है ना। संविधान तो पता ही आपको क्या है, संविधान और विधि की
मर्यादा बनाए रखूंगा। इज इट ओके? लेट मी चेक द फर्स्ट। मुझे दिक्कत रहती है थोड़ा, जब से कल से डिस्प्ले दिक्कत हुई है ना, कल मैं वैसे भी चेंज कर दूंगी सारा मार्कर वार्कर पूरा चेंज कर दिया जाएगा कल, ठीक है। तीसरी बात क्या है, एक जो बात होती है निष्पक्ष, जो भी करूंगा निष्पक्ष सेवा करूंगा, यानी कि किसी भी तरह के डर भय, किसी भी तरह का पक्षपात, किसी भी तरह का भेदभाव के बगैर, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मैं भेदभाव या निष्पक्ष ना रहूं, है ना, भेदभाव सहित हो जाऊं। हमें कैसे रहना है, भेदभाव रहित रहना है, यानी कि श्रद्धापूर्वक तो काम करना ही करना है, कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करना है ना, भय रहना चाहिए, ना किसी से डर के मारे कोई फैसला आपको करना है, ना किसी से प्रेम के चलते कोई फैसला कर देना उसके फेवर में, ना ही कोई पक्षपात कर, कोई दुश्मनी थी उसके चलते कुछ कर देना, ये तो इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये सोच के कोई फैसला नहीं करना, ना ही किसी द्वेष, यानी कि कल को रही हो या दिमाग में अभी कुछ है, किसी तरह के कोई गलत आपके मन में सामने वाले के लिए कुछ भावना है, उसके चलते भी आपको किसी तरह का कोई फैसला नहीं करना है। तो कैसे सेवा कैसे करनी है, कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है, उनको लिख लिया आप लोगों ने इतना, निष्पक्ष, भेदभाव, है ना, निष्पक्ष होकर आपको कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, भेदभाव रहित होकर करेंगे, किसी तरह का भय, द्वेष, ईर्ष्या या किसी तरह का प्रेम अगर किसी से है वो भी शामिल नहीं करेंगे, द्वेष है किसी के प्रति कुछ गलत भावना है, दुश्मनी थी, ये सब अगर वो, देखिए एक सपोज है कि एक, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, मैं देती हूँ, हाई कोर्ट के जज ले लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ले लो, ठीक है, एज इसको आप बहुत इजीली समझोगे। एक मैं सिंपल अच्छा से एग्जांपल देती हूँ, बाकी जज छोड़ देते हैं। मैं एज ए टीचर, मैं टीचर हूँ, एक मेरी सोसाइटी का एक कॉलोनी का बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है, वो मेरी ही क्लास में पढ़ता है, बट उसके और मेरे फादर की कुछ लड़ाई है, कुछ आर्ग्यूमेंट है, किसी ने कचरा फेंक दिया, गलियों में तो ऐसी वाली लड़ाई होती है ना, किसी का पानी क्या है कि इधर चला गया है, किसी ने कचरा किधर फेंक दिया है, किसी के डॉगी को किसी के इधर कुछ आ गया, किसी की गाय किसी के कपड़े खा गई, ठीक है। तो अब वो इसलिए मेरी फैमिली और उनकी फैमिली में मान लीजिए थोड़ी सी नाराजगी चलती है, लड़ाइयाँ चलती है, या मतलब थोड़ा सा आर्गूमेंट चल जाता है, कभी कभी हफ्ते में एक दिन तक इससे बात होती है, 2 दिन आर्गूमेंट हो जाते हैं। तो उनका बच्चा आ जाता है, मेरी क्लास में है, मुझे उसकी एग्जाम शीट चेक करनी है, ठीक है। तो मेरा फर्ज है कि जब मैं जिस पोस्ट पे हूँ और उस बच्चा जो मेरा एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है टीचर का ही रिलेशन, और मेरे मन में उसके प्रति किसी भी तरह का द्वेष नहीं होना चाहिए। इसके और इसके फैमिली में, मेरी फैमिली में तो आर्गूमेंट चलते रहते हैं, हर रोज के तुम यहाँ कूड़ा क्यों फेंकते हैं, यहाँ पानी क्यों फेंकते हैं, ये वाली चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बड़े लेवल पे बहुत चीज़ होती है। सुप्रीम कोर्ट पे अगर जो मैटर जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी रंजिशों वाले मामले भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ ये दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि मान लीजिए ऐसा, ये था लड़ाई वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये था अनुराग प्रेम के तहत कि बाई चांस वो बच्चे से मेरा बड़ा लगाव था, उनकी और मेरी फैमिली की बड़ी बनती थी, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं उसको अच्छे मार्क्स दे दूँ जो कि उसने अच्छा लिखा हुआ ना आंसर, ठीक है। और लड़ाई वाले मामले में था कि मैं उससे नंबर काट नहीं सकती और उसने सही लिखा हुआ आंसर, समझ लो। तो किसी रीजन से, चाहे लड़ाई हो रही हो, चाहे प्रेम हो आपको, चाहे डर हो सकता है उसके फादर बहुत बड़े अधिकारी हो, तो इस डर से मैं उनको अच्छे मार्क्स नहीं दूंगी अगर उन्होंने नहीं लिख रखा है अच्छा। तो अगर उन्होंने अच्छा लिखा है, इन दैट सिचुएशन वो अच्छे मार्क्स पाएंगे, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश की कि ना किसी डर से, ना किसी प्रेम से, ना किसी ईर्ष्या से, ना किसी द्वेष, किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके से आपको क्या नहीं करना है, कोई कर्तव्य का ऐसा काम नहीं कर देना है आपको जिससे आपके कर्तव्यों का हनन माना जाए, आपने गलत तरीके से कर्तव्यों का आपने पालन किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में कभी भी नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है कि अपने कर्तव्यों का पालन कैसे होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष तरीके से करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए हेडिंग डालते हैं हम कार्यकाल। हाँ, कार्यकाल से क्या मतलब है कि ये जो इनकी जो ड्यूटी होगी बेसिकली वो कितने समय तक के लिए होगी। तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा होनी चाहिए कि इनका कार्यकाल भी कैसा है कि या तो ये अपने 6 वर्ष पूरे करें, यानी कि ड्यूटी के अपने 6 वर्ष पूरे कर लें पहले, या तो ये जब से ड्यूटी ज्वाइन करी हो तब से इन्होंने 65 वर्ष पहले पूरे कर
रही हूँ, तो दो सिचुएशन में ये हट सकते हैं। पहला, सपोज मैंने 45 साल की उम्र में जॉब ये वाली स्टार्ट करी कैट के लिए, मैं इसका अधिकारी बना, तो मेरे पास 6 साल है पूरे की पूरे कि मैं 6 साल इस पे करूँ, यानी कि 45 से 51 साल तक मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरी एज 45 वर्ष है, ठीक है, 45 वर्ष अगर नहीं है ज्वाइनिंग के समय, तो मेरे पास 6 वर्ष करनी है मुझे जॉब, यानी कि मैं 51 साल तक कर सकता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, सपोज आपने 62 वर्ष में ज्वाइन किया हो, ठीक है, और आपको तो आप कितने साल तक, आपको सिर्फ 65 वर्ष तक ही पूरी करनी है, 65 वर्ष तक ही आप यहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, अगर आपने 60 साल में करी तो भी आप 65 तक ही रहोगे, आपने 59 में करी अगर, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 6 के 6 पूरे कर लिए यहाँ पे, है ना। इन दैट सिचुएशन अगर 62 में ज्वाइन करी, तो अगर आपका 65 साल जाहिर सी बात है पहले पूरा होगा ना, कि आपके 6 साल वर्किंग ईयर्स पूरे होंगे, पहले आपका पूरा हो जाएगा 65 साल, तो आपको अगर 65 साल पहले पूरा हो जाता है, आपको तभी जो है आपकी जॉब चली जाएगी, तभी आप उस नौकरी से, उस अधिकारी पद से मुक्त हो जाएंगे, उस पद से। ठीक है, अगर आपने कम उम्र में आप करते हो ऐसा, तो आप पूरे के पूरे 6 साल कर पाते हो, अगर 6 साल पहले पूरे हो जाए या फिर आपके पहले 65 वर्ष पूरे हो जाए, दोनों की सिचुएशन में आपका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो, तब तक रहेंगे पद पर बने रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी दे सकते हैं और राष्ट्रपति इन्हें हटा भी सकते हैं। जैसा कैसे किसको हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जैसे हटा सकते हैं, सेम उसी तरह से ये क्या कर सकते हैं, ये इनको राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति जी खुद ही त्याग पत्र दे दें। और इसके अलावा एक और सिचुएशन है कि दोनों सदन मिलके बहुमत के साथ, इनकी अयोग्यता के साथ इनको वहां से हटा दे पद से। ठीक है, तो हम सारी सिचुएशंस को लिख जरूर लेते हैं। ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, कार्यकाल समाप्त होने से पहले की बातें हैं ये सारी। ठीक है, राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं खुद की इच्छा से, जब इनका लगे इनको जॉब नहीं करनी है, ये अपना अधिकारी पद इनको त्यागना है, तो ये इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले त्याग पत्र दे देंगे। दूसरी सिचुएशन है, राष्ट्रपति खुद इनको हटा सकते हैं अगर वो किसी तरह से इनको अयोग्य पाते हैं या किसी भी तरह की दिक्कत फेस करते हुए पाए जाते हैं, दैट सिचुएशन वो इनको इस पद से हटा सकते हैं। कार्यकाल पूरा होने से पहले की बातें हैं सब कुछ, जाहिर सी बात है कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो उसके बाद कोई त्याग पत्र नहीं देगा, कोई राष्ट्रपति भी नहीं हटाएगा। तो अगर राष्ट्रपति जी हटा रहे हैं या फिर खुद त्याग पत्र दे रहे हैं, तो ये मतलब है कार्यकाल समाप्त होने से पहले की बात है। ठीक, तीसरी बात ये होती है कि दोनों सदन मिलके, अगर दोनों सदन में बहुमत पारित हो जाती है और उनको लगता है ये अयोग्य है, जिस भी विषय की बात करें वो, और उसके आधार पर ये पाए इनको अयोग्य पाया जाता है, तो दोनों सदन, और याद रहे कि बहुमत के साथ ही इनको क्या कर सकते हैं, इनको पद से हटा सकते हैं। दोनों सदन बहुमत पारित करके इनको पद से हटा सकते हैं। क्लियरली याद रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी सदन के ऐसा हटा देगा बिना बहुमत। बहुमत बहुत जरूरी है, बिना बहुमत के इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। वो भी वो कुछ वैलिड रीजन देंगे, किसी तरह अयोग्य पाया जाएगा, तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी।